अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शाफी। और आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो है क्रोमोसोम एंड जीन जीन लोकस। ठीक है, हम बेसिकली क्रोमोसोम एंड डीएनए चैप्टर के अंदर इन दो टॉपिक्स की आज हम बात करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं भाई। क्रोमोसोम के बारे में आपसे क्या कह रहा है? क्रोमोसोम के बारे में आपसे कह रहा है द लिटरल मीन ऑफ क्रोमोसोम इज कलर्ड बॉडी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, क्रोम कहते हैं कलर को, जोम कहते हैं बॉडी को। तो कलर्ड बॉडी, क्रोमोसोम मींस कलर्ड बॉडी। बट ये बजाते खुद कलर्ड नहीं होती, इट्स अ मिसनोमर। मिसनोमर कहते हैं उस चीज को जो हकीकतन वो ना हो, बल्कि बेसिकली एक फेक नाम हो, ये समझ लो आप इसे। ठीक है, तो क्रोमोसोम को क्रोमोसोम मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बजाते खुद तो कलर्ड नहीं है, लेकिन जब इसमें मैंने डाई डाली थी तो ये कलर्ड हो गए थे। अब ये काम किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। तो फ्लेमिंग ने सेलेमेंडल लावा में, यही बात आपसे आगे कह रहा है, दे वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय अ जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग 1882 के अंदर। जब इसने सेलेमेंडल लार्वा के सेल को एक डाई परकिंस एनिलीन से डाई करने की कोशिश की, तो क्या हुआ? ही फाउंड डार्कली स्टेन थ्रेड विच ही नेम्ड क्रोमोसोम। वही बात जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताई कि वॉल्टर फ्लेमिंग ने जब वो डाई डाली तो अल्टीमेटली क्या हुआ? इसको कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आए। थ्रेड लाइक की क्यों नजर आए? क्योंकि सेलेमेंडर लार्वा लार्वा है, लार्वल स्टेज में सेल बहुत रैपिडली डिवाइड करता है, तो इसको इसने क्या कह दिया? क्रोमोसोम का नाम दे दिया। सो क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ हाईली कंडेंस क्रोमैटिन मटेरियल। अब अगर आप देखो तो ये क्रोमैटिन मटेरियल, और ये कंडेंस फॉर्म के अंदर क्या बना रहा है? क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसे, ये देखो। सो दिस इज क्रोमोसोम। अच्छा, so it appears only during cell division in specific number according to the species। वही बात जो मैंने आपको बताई। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात करता हूँ, ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। कैसे पता लगा? भाई सेल डिवीजन के दौरान मुझे कितने क्रोमोसोम नजर आए? सिर्फ और सिर्फ 46 क्रोमोसोम नजर आए। इस वजह से क्रोमोसोम के बारे में कहा जाता है ये सिर्फ और सिर्फ कब अपेयर होते हैं? ये अपेयर होते हैं ड्यूरिंग सेल डिविजन स्टेट, और ये आपको स्पेसिफिक नंबर के अंदर नजर आते हैं इन डिफरेंट स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डॉर्सोफिला की बात करूं, वहां 8 होते हैं, ह्यूमंस के अंदर 46 होते हैं, और ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट नंबर हो सकता है। अब सवाल ये होता है, ये क्रोमोसोम इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर आपकी इसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ जीन। फॉर एग्जाम्पल, सी दिस। ठीक है, ये क्रोमोसोम के इतने पार्ट पे आपकी इंफॉर्मेशन मौजूद है, दिस इज जीन। ठीक है, सो इट कैरी द जीन, इट कैरी द gene on it. Simple. In the beginning of cell division, each chromosome is consist of two identical threads which are attached with each other and are called sister chromatids। ठीक है, अब ये जरा समझने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर 4 क्रोमोसोम है। ठीक है, सोमैटिक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 4। तो आपको पता है 2 पेयर के अंदर मिलेंगे। ठीक है, इसको सिंपल कर रहे हैं हम। अब ये 2 पेयर है, ये एक होमोलोगस पेयर है, ये दूसरा होमोलोगस पेयर है। ठीक है, अब जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है ना, तो दिस इज वन क्रोमोसोम, दिस इज सेकंड क्रोमोसोम, दिस इज थर्ड क्रोमोसोम एंड दिस इज फोर्थ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम में 2 थ्रेड्स होते हैं। कितने थ्रेड्स होते हैं? 2। अब जरा समझना, दिस इज वन क्रोमोसोम, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। अब ये वाला और ये वाला जो थ्रेड है, ये एक क्रोमोसोम का पार्ट है। अच्छा, एक थ्रेड को आप क्या कह रहे हो? क्रोमैटिड का नाम दे रहे हो। अब क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम के दो दो थ्रेड्स हैं, सो इट इज कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड। सर व्हाई इट इज कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड? बिकॉज पहले पहले क्या होता है कि क्रोमोसोम में एक ही थ्रेड होती है, लेकिन जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो ये थ्रेड डबल हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, ये इसी की कॉपी बनी है ना, तो इसलिए आपने क्या कह दिया? सिस्टर क्रोमैटिड। अब अगर आप देखो तो ये वाला जो थ्रेड है और ये वाला जो थ्रेड है, इसका जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है, तो दे आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। सो सिस्टर क्रोमैटिड और नॉन सिस्टर में फर्क आपको पता होना चाहिए। आगे आपसे कह रहा है कि ईच क्रोमैटिड कंटेन अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन व्हिच इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर। अब ये सेंट्रोमेयर क्या है, इसको जरा समझना। इधर देखो, लेट्स सी सेंट्रोमेयर। ओके, सी दिस। अब ये दोनों थ्रेड्स
इस पॉइंट पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. सो दिस पॉइंट वेयर बोथ द क्रोमैटिड ज्वाइन, दिस इज द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. कंस्ट्रिक्शन मतलब जहां पे आपको कंस्ट्रिक्टेड एरिया नजर आ रहा है. सो दिस इज द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन एंड इट इज नोन एज सेंट्रोमेयर. इसे आप क्या कहते हो? सेंट्रोमेयर का नाम देते हो. अब होता क्या है कि कभी कभी, अच्छा अब अगर आप देखना चाहो इसको तो यहां देखो, वेट, ये देखो. ओके, इन्होंने नहीं दिखाया हुआ, कोई मसला नहीं है. चलो, अब अगर आप इधर देखो तो सी दिस, ठीक है. दिस इज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपको, दिस इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और कभी कभी आपको क्रोमोसोम के ऊपर एक और कंस्ट्रक्शन दिख जाती है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन. दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन. तो कभी कभी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी आपको नजर आ सकती है. सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज क्वाइट नॉर्मल, ठीक है. अब आ जाओ आगे. अब कहानी क्या है? अब कहानी यह है कि ईच क्रोमैटिड कंसिस्ट ऑफ वन और टू आर्म. अब होता क्या है, अगर आप इधर देखो तो हो सकता है कि क्रोमोसोम के पास एक ही आर्म हो. ये वाला देखो, इसमें सिर्फ एक ही आर्म है. या हो सकता है दो आर्म हो, एक आर्म ये रहा, एक आर्म ये रहा. तो दो आर्म भी हो सकते हैं, एक आर्म भी हो सकता है. अब आगे आपसे कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर की बेस पर द पोजीशन द क्रोमोसोम आर क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप. अब सेंट्रोमेयर कहां प्रेजेंट है उसकी बेस पर क्रोमोसोम चार तरह का हो सकता है. मेटासेंट्रिक, अच्छा मेटा कहते हैं, मेटासेंट्रिक, सेंटर, सेंट्रिक, सेंट्रल, समवॉट रिलेटेड है, ठीक है. अब अगर मैं आपसे मेटासेंट्रिक की बात करूं तो मेटासेंट्रिक वो क्रोमोसोम है जिसमें सेंट्रोमेयर देखो बीच में प्रेजेंट है, एग्जैक्टली बीच में प्रेजेंट है, और ऊपर वाला आर्म और नीचे वाला आर्म बराबर है. ऊपर वाला आर्म और नीचे वाला आर्म बराबर है. सो दोनों आर्म क्या है, बराबर है. अगर आप इस सेंट्रोमेयर को जरा सा ऊपर ले जाओ, ये जरा सा नीचे ले जाओ, तो ऑब्वियसली एक आर्म बड़ा हो जाएगा, एक आर्म छोटा हो जाएगा. छोटे आर्म को आप कहते हो पी आर्म, बड़े आर्म को आप कहते हो क्यू आर्म. अगर आप देखो तो दिस इज द सेंट्रोमेयर, ये छोटा आर्म है, ये बड़ा आर्म है. अब ये मेटासेंट्रिक नहीं रहा, बल्कि दिस इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक. सेंट्रोमेयर अपनी जो सेंटर वाली पोजीशन है उससे थोड़ा सा डेविएट हो गया. अब दोनों आर्म क्या हो गए, अनइक्वल हो गए. सो दिस क्रोमोसोम इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक, ठीक है. अब अगर क्रोमोसोम के अंदर जो सेंट्रोमेयर है वो सेंटर से बहुत दूर चला जाए, ये देखो सेंटर से बहुत दूर चला गया, एक आर्म बहुत छोटा हो गया, एक आर्म बहुत बड़ा हो गया, इस तरह के क्रोमोसोम को आप क्या कहते हो, इस तरह के क्रोमोसोम को आप सब टीलोसेंट्रिक, टीलो कहते हैं टेल को, ठीक है. टेल के, टेल पे तो नहीं है लेकिन टेल के पास है, सब टीलोसेंट्रिक या एक्रोसेंट्रिक का नाम देते हो. अब अगर ये सेंट्रोमेयर बिल्कुल टेल पर है, नाउ इट इज कॉल्ड टीलोसेंट्रिक, सिंपल. तो ये चार तरह के क्रोमोसोम का है. अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या चीज थी भाई, ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको बताया कि ह्यूमंस के अंदर आपको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन दिख सकती है क्रोमोसोम के अंदर, और आमतौर पे ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के अंदर ऐसा क्या है, देखो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज रिलेटेड विद द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स. अब ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स क्या हैं? बेसिकली इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में जो रीजन है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का रीजन है, वहां पे वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं? वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं. जो जीन्स क्या बनाते हैं? राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं, ठीक है. राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं, और आमतौर पे अगेन राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं, और साथ में क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोलस बनाते हैं, कि तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर या रीजन का क्या काम है वो मैंने आपको बताया. इसी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वाले रीजन में जो डीएनए होता है ना, वो रिपीट, वो मिलके बना होता है रिपीटेड
डीएनए सीक्वेंस से। और आमतौर पे ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वाला रीजन होता है ना, इट इज इनएक्टिव, ये आमतौर पे एक्सप्रेस नहीं होता, यानी कि इससे कोई प्रोटीन प्रोटीन एक्सप्रेशन नहीं हो रही होती नॉर्मली। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आपसे कह रहे हैं ड्यू टू सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन द एंड ऑफ द क्रोमोसोम बिकम नॉब लाइक एंड इट इज कॉल्ड सैटेलाइट। तो आमतौर पे वो क्रोमोसोम जिनमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है दे आर कॉल्ड सैटेलाइट, और जो जो ऊपर नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल सी दिस इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जो ऊपर वाला नॉब लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड सैटेलाइट। और आमतौर पे यहाँ पे किसी काम का डीएनए मौजूद नहीं होता, जंक डीएनए होता है। कॉल्ड द टर्मिनेटेड एंड ऑफ द क्रोमोसोम कॉल्ड टीलोमेयर्स। ठीक है, इसे आप टीलोमेयर्स कहते हो। ये जो टर्मिनेटेड एंड है इसे आप क्या कह रहे हो, टीलोमेयर्स। और आमतौर पे ये दो क्रोमोसोम का अटैच होने से बचाती है। तो आप ये समझो कि सिंपली ये टीलोमेयर्स हैं, और इनमें कोई किसी खास मकसद का डीएनए मौजूद नहीं है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के अंदर जो रीजन है वहां पे सिर्फ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन मौजूद है, जो न्यूक्लियस बनाता है और राइबोसोमल आरएनए बनाता है। अच्छा, अब आ जाओ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम पर। केमिकल कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करता हूँ, क्रोमोसोम क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब है न्यूक्लियस और प्रोटीन दोनों से मिलकर, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना है। तकरीबन 40% डीएनए मिलता है। डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड, और 60% आपको प्रोटीन मिलता है। इसीलिए आप क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन का नाम देते हो। यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आरएनए भी मिलता है, क्योंकि इसी डीएनए के पास तो आरएनए सिंथेसिस होती है। तो आरएनए इज नॉट द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, बट अगेन ये आपको क्रोमोसोम के पास मिल सकता है। अब अगर आप क्रोमोसोम को देखो, इधर देखो, ये देखो, ये सेल है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आपको क्या नजर आ रहा है, क्रोमोसोम। ठीक है, अब अगर आप आगे बढ़ो और आगे देखो, तो आपसे कह रहा है द हाईली condensed double stranded very long DNA is present in the chromosome which is unbroken through the entire length of the chromosome। अब आमतौर पे क्रोमोसोम को जब आप देखते हो ना, इस क्रोमोसोम में अगर आप देखो तो पूरी की पूरी क्रोमोसोम के थ्रेड में क्या भरा हुआ है, पूरे के पूरे क्रोमोसोम के थ्रेड में डीएनए भरा हुआ है। और ये डीएनए कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, अनब्रोकन नहीं है, सिंपल सी बात है। अब आपसे कह रहा है इफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फॉर्म अ सिंगल सेट ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम वर ले डाउन इन अ स्ट्रेट लाइन इट वुड बी मोर देन 7 फीट। ठीक है, अगर आप ह्यूमन के डीएनए को सीधा करो तो ये कितना लंबा बन जाएगा, 7 फीट तक लंबा बन जाएगा, जो कि अगेन सेल में नहीं आ सकता, इसलिए नेचर ने इसे कंडेंस करके क्रोमोसोम की फॉर्म में रखा है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, हाउ इज द कॉइलिंग ऑफ दिस लॉन्ग डीएनए फाइबर अचीव। अब ये कॉइलिंग होती कैसे, जब आप क्या करते हो, जब आप क्रोमोसोम को देखते हो, जब आप यूकैरियोटिक क्रोमोसोम को देखते हो ना, इस क्रोमोसोम को जब आप देखते हो तो ये आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है। अब अगर आप गौर करो तो ये डीएनए का स्ट्रैंड है, और इस डीएनए के स्ट्रैंड को कॉइल करने के लिए नेचर ने कुछ प्रोटीन रखे, कुछ बेसिक प्रोटीन रखे, एंड दीज बेसिक प्रोटीन आर कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। ये आपको सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ना, अच्छा, अब जब आप क्रोमोसोम को देखोगे ना तो क्रोमोसोम बीडेड अपीयरेंस देगा। ऐसा नहीं होता कि धागों के ऊपर आपको मोती नजर आते हैं, बीड्स नजर आते हैं, तो क्रोमोसोम भी बिल्कुल उसी तरह की अपीयरेंस दे रहा होता है। क्यों, क्योंकि ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ना, ये आपको बीडेड अपीयरेंस दे रहे होते हैं, बीड की तरह लग रहे होते हैं। तो आपसे कह रहा है वेयर 200 न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग डीएनए डुप्लेक्स इज कॉइल्ड अराउंड अ ऑक्टामेयर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। अब होता क्या है, डीएनए है, फॉर एग्जांपल इतने डीएनए के अंदर 200 न्यूक्लियोटाइड हो, तो यहां पे आपको एक हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा। ये हिस्टोन प्रोटीन किस लिए है, एक बॉल के ऊपर अगर आप टेप चढ़ा दो तो क्या कर रहे हो आप, कॉइलिंग कर रहे हो ना। बिल्कुल इसी तरह हिस्टोन प्रोटीन बॉल है, उसके ऊपर आपने डीएनए का टेप चढ़ाया हुआ है, सिंपली। तो आपसे कह रहे हैं विच आर स्मॉल इन साइज विद हाई अमाउंट ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं बेसिक होते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर वो अमाइनो एसिड है जो बेसिक है, जैसे आर्जिनिन, लाइसिन। ठीक है, आपसे कह रहे हैं द ऑक्टामेयर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म कोर which is highly positive in charge due to basic amino acid attracted by negatively charged DNA due to phosphate। अब डीएनए के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, क्यों, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप आमतौर पे PO4 2 माइनस ये नेगेटिव होता है, जबकि हिस्टोन प्रोटीन होता है पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि बेसिक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो 8 हिस्टोन प्रोटीन 200 डीएनए के न्यूक्लियो 200 न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए के अराउंड क्या होगा, कॉइल हो गए। अब अगर आप गौर से देखो, ये देखो, ये डीएनए, इसके अराउंड हिस्टोन प्रोटीन कॉइल हो गया, ये मिलके क्या बना रहा है, ये मिलके न्यूक्लियोसोम बना रहा है। व्हाट इज न्यूक्लियोसोम,
डीएनए के अराउंड आपने क्या चढ़ा दिया? हिस्टोन प्रोटीन, सिंपल। तो the nucleosome or histone core thus act as magnetic form that promote and guide the coiling of DNA. अब जहां से डीएनए को आपने कॉइल, बेसिकली कॉइलिंग के लिए जहां से डीएनए को आपने कॉइल करना है वो कौन गाइड करेगा? वो हिस्टोन प्रोटीन गाइड करेगा। तो आपसे कह रहे हैं फर्दर कॉइलिंग अकर व्हेन द स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम रैप इनटू हायर ऑर्डर कॉल्ड सुपर कॉइल। अब होता क्या है कि कभी कभी आप जो है वो ये देखते हो कि बहुत ज्यादा कॉइलिंग हो जाती है, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड सुपर कॉइलिंग। तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर इन 3 स्टेजेस। अब अगर आप गौर से देखो तो जो क्रोमोसोम की ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 स्टेजेस के अंदर होती है। देखो, ये था क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम को जब आपने थ्रेड निकाला, क्रोमैटिन फाइबर, इस क्रोमैटिन फाइबर के थ्रेड निकाले, किससे मिलके बने? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में ये रहा हिस्टोन प्रोटीन और ये रहा डीएनए, सिंपल। अच्छा, अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि क्रोमोसोम की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो 3 स्टेजेस में होती है। वो कौन से 3 स्टेज है? द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग फॉर्मेशन। अब होता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास सेल डिवीजन होती है उसमें 2 फेजेस होते हैं। इंटरफेस, जिसके अंदर डिवीजन नहीं होती लेकिन डिवीजन की तैयारी होती है, ठीक है, और एम फेस, जिसके अंदर डिवीजन होती है। अब अगर मैं इंटरफेस की बात करूं तो इट इज कंप्राइजेस ऑफ 3 फेजेस, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। अच्छा, G1 फेज के अंदर सिंपली एस फेज की तैयारी होती है। एस फेज में क्या होता है? एस फेज में डीएनए डबल होता है। डीएनए पहले, भाई दो, फॉर एग्जांपल आपने दो सेल, एक सेल को 2 सेल में डिवाइड करना है तो डीएनए डबल करना पड़ेगा। वो किस में होता है? एस फेज के अंदर। उस एस फेज की तैयारी होती है G1 के अंदर। फिर डीएनए डबल हो गया, अब तमाम ऑर्गेनील्स किसके अंदर डबल होंगे? G2 फेज के अंदर। तो आपसे ये कह रहा है कि ड्यूरिंग एस फेज, just after replication of DNA, negatively charged DNA coil around a positively charged histone protein, which result in the formation of complex called न्यूक्लियोसोम। अब जैसे ही एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होता है, उसके बाद डीएनए कॉइल हो जाता है अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, एंड अल्टीमेटली दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम इज लिंक्ड बाय अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड लिंकर डीएनए, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं न्यूक्लियोसोम इज लिंक्ड बाय अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड लिंकर डीएनए व्हिच इज 2 नैनोमीटर थिक, ठीक है। अब होता क्या है? होता यह है कि हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ आपने क्या लगाया? डीएनए। अब इस डीएनए को आप जोड़ते हो, लिंक करते हो बाय स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। इसी वजह से ये जो हिस्टोन प्रोटीन की चेन है ना, इसकी वजह से आपको बीडेड अपीयरेंस आती है, ऐसा लगता है कि मोती है, ठीक है। द फर्स्ट फेज इज न्यूक्लियोसोम फेज, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया न्यूक्लियोसोम बना। अच्छा, दूसरा फेज इज क्रोमैटिन फाइबर स्टेज। न्यूक्लियोसोम बिकम coiled again and again around its axis in this way another thick fiber of 30 nanometer is formed called chromatin fiber। अब यही न्यूक्लियोसोम दोबारा कॉइल होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और क्या बनता है? क्रोमैटिन फाइबर। अब G2 फेज के अंदर नॉर्मली क्या होता है? क्रोमैटिन फाइबर में 2 रीजन होते हैं। कुछ रीजन ऐसा होता है, ये देखो, जो बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है। अब जब बहुत ज्यादा कॉइल्ड है तो क्या इसके अंदर आप एंजाइम घुसा के प्रोटीन बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो दिस इज कॉल्ड हीट्रोक्रोमैटिन। हीट्रोक्रोमैटिन वो है जो बहुत कंडेंस है और इट इज अनएक्सप्रेसिव, इससे आप प्रोटीन नहीं बना सकते। जबकि यू क्रोमैटिन वो होता है जो कंडेंस तो होता है बट बहुत ज्यादा नहीं होता, इसमें इसमें एंजाइम जाएगा और प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। दिस इज कॉल्ड यू क्रोमैटिन। अब यू क्रोमैटिन इट बिकम कंडेंस ओनली ड्यूरिंग सेल डिविजन। So the gene of euchromatin express and establish uniform chromatin fiber। Basically जो expression होती है chromatin fiber की, वो euchromatin की होती है basically। अच्छा भाई, नेक्स्ट फेज इज सुपर कॉइल फॉर्मेशन टू फॉर्म क्रोमैटिड। अब जाहिर सी बात है, G2 फेज खत्म हुआ, प्रोफेज आएगा। प्रोफेज के अंदर नॉर्मली सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, और ये जो क्रोमैटिन फाइबर है ये और कॉइल करके क्या बनाता है? क्रोमैटिड बनाता है, सिंपल। सो द सुपर कॉइलिंग स्ट्रक्चर ऑफ 300 नैनोमीटर एंड द सुपर कॉइल डेवलप इनटू क्रोमैटिड ऑफ 700 300 नैनोमीटर एंड देन 700 नैनोमीटर। तो बस ये आपने सिंपली याद रखना है। यहाँ पे आके क्रोमोसोम वाला पार्ट हो गया एंड। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीन एंड जीन लोकस की। अब ये जीन और जीन लोकस क्या है? आपको पता है कि मेंडल ने 19th सेंचुरी के अंदर जीन, बेसिकली जीन पे काम किया था, लेकिन उसको जीन के बारे में पता नहीं था। उसने इसे फैक्टर का नाम दे दिया था, ठीक है। अब बायोलॉजी के अंदर जीन एक बेसिक यूनिट है हेरिडिटी का। क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का वो पार्ट जहां पे इंफॉर्मेशन मौजूद है, दिस इज कॉल्ड जीन। दिस इज कॉल्ड जीन। So the stored information on chromosome is gene।
अब अगर मैं बात करूं 20 साल बाद, तकरीबन 1909 के अंदर विलियम जॉनसन ने सबसे पहले जीन की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, और फिर 1906 के अंदर नॉर्मली इसके लिए यूज किया जाता था द टर्म पैन जीन। पैन जीन इज फॉर द फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिटेज। नॉर्मली आपको ये दो साइंटिस्ट बीटसन एंड स्ट्रेसबर्गर, ये नॉर्मली ये दो terminologies यूज करते थे. So nowadays gene is the part of DNA which has information to synthesize specific polypeptide chain which work as enzyme to metabolize a specific reaction. अब for example ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर ऑब्वियसली डीएनए, इस वाले रीजन पे वो इंफॉर्मेशन मौजूद है जो मेरी क्या बनाएगी, आई कलर. अब जाहिर सी बात है इस डीएनए से बनेगा प्रोटीन पहले, पॉलीपेप्टाइड. वो पॉलीपेप्टाइड काम करेगा किसके लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए, और उस रिएक्शन से क्या बनेगा, मेरे आई कलर का पिगमेंट बनेगा. तो ये सिंपली इस तरीके से काम चल रहा होता है. तो आपसे कह रहा है प्रीवियसली वी हैव डिस्कस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. अकॉर्डिंग टू इट जीन्स आर लोकेटेड एट क्रोमोसोम. Each gene is located at its fixed position on the particular DNA. For example, this is the part where the information for eye color is stored and this is called gene. अब ये जो gene है इसकी एक specific location होगी, and this specific location on the chromosome it is called gene locus. So what is gene locus? The position of gene on the chromosome is gene locus. Simple. अब आपसे कह रहा है we have already discussed that both parents of an organism donate a set of chromosome. So each cell usually contain two set of chromosome. आपको पता है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर 4 क्रोमोसोम है तो ये पेयर की फॉर्म में. अब ये पेयर की फॉर्म में आए कैसे, आधे मदर से आधे फादर से. तो सिंपली हर पेरेंट से एक सेट आएगा, हर पेरेंट से क्या आएगा, एक सेट. तो in this way each cell contain pair of chromosome. Each pair contain material and parental chromosome. If these chromosome are morphologically similar and got the same gene loci, they are called homologous chromosome. अब सवाल ये होता है कि भाई ये वाला क्रोमोसोम, वन वाला क्रोमोसोम टू वाले के साथ ही क्यों पेयर बना रहा है, क्योंकि जो जीन वन वाले पे मौजूद है फॉर एग्जाम्पल आई कलर का, वही जीन टू पे भी मौजूद है. सिंपल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम. और अगर दे आर डिफरेंट एंड दे हैव डिफरेंट जीन लोकाई, फॉर एग्जांपल 2 and 3 आर डिफरेंट, इनके ऊपर डिफरेंट जीन्स हैं, सो दैट इज कॉल्ड हीट्रोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, होमोलोगस और हीट्रोलोगस आपको कंफर्म होना चाहिए. अब आगे आपसे क्या कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है a homologous chromosome, a homologous chromosome, the gene of trait at particular locus may be may be similar or different. For example, the gene of skin color is located at same gene. For example, this is homologous pair और इस पे gene of skin color located है. हो सकता है कि हो सकता है कि it may be black color और it may be of different color, white और black. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल इसको एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझते हैं. समझो एक किताब है, किताब डीएनए, किताब क्या है, डीएनए. उस डीएनए में डिफरेंट सेक्शंस है. फॉर एग्जांपल सेक्शन ए इज केक का सेक्शन. तो सेक्शन ए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो केक की है. अब इस केक के अंदर भी डिफरेंट केक्स हैं, चॉकलेट केक, वैनिला केक, ये केक, वो केक. तो ये जो एक सेक्शन के अंदर डिफरेंट वैरायटीज है ना, इट इज सिंपली कॉल्ड अलील. बिल्कुल इसी तरीके से स्किन कलर है, स्किन कलर का एक जीन है, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, एंड इट इज कॉल्ड अलील. अब जाहिर सी बात है एक जीन ये रहा, एक जीन लोकस ये रहा, तो उसका काउंटर पार्ट जीन लोकस ये होगा. अब यहां पे फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन है ब्लैक कलर की, तो यहां इंफॉर्मेशन हो सकता है व्हाइट कलर की हो, डिफरेंट फॉर्म्स है ना. सो मेंडल फाउंड दैट 2 अलील फॉर ईच ट्रेट. हर ट्रेट के लिए कितना अलील है, 2 नॉर्मली. तो मेंडल ने 60 ट्रेट पढ़े और हर ट्रेट के लिए 2 अलील थे, तो 14 अलील हो गए. फॉर एग्जाम्पल हिज लेंथ ऑफ पाइजम सेटिवम trait has 2 alternative form. अब देखो लेंथ ऑफ द प्लांट इज अ ट्रेट, इसके 2 फॉर्म्स हैं, या तो टॉल होगा या डार्क होगा, या तो टॉल होगा या डार्क होगा. जीन लोकस सेम होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल दिस इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट ऑन फर्स्ट होमोलोकस पे, तो जीन लोकस सेम होगा. यहां पे इंफॉर्मेशन टॉल की है तो यहां डार्क होगी, लेकिन सेम जीन लोकस होगा, यानी कि ये भी सिंपल. So the alternative form located at the same gene locus on the homologous chromosome are called allele.
Now it is found that many trait have number of alternative form, not only two form like Mendelian trait. अब जाहिर सी बात है, जब जेनेटिक्स एडवांस हुई तो ये बात आपको पता लगी कि एक जीन के लिए दो अलीलों जरूरी नहीं है, बहुत सारे अलील भी हो सकते हैं। हमने ये देखा था एक्सेप्शन टू द मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंदर। फिर यहाँ पे आके हमारा क्रोमोसोम, जीन और जीन लोकस वाला टॉपिक हो गया एंड। इस वीडियो के अंदर अगर कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ ये चैप्टर जरूर शेयर करना, क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।